सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सब बोर्ड एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, आप हमें जो है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो भैया बात ऐसी है, या तो आप बुक निकाल लीजिए या कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, सबसे पहले हम जो है समष्टि की बात करने वाले हैं, समष्टि की, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो कॉपी निकाल लीजिए या बुक निकाल लीजिए, जहाँ पे भी हैं आप। और ये जो है मैं सभी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, गारंटीड क्वेश्चन है। इसमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके पास टी आर जैन की बुक है या आपके पास संदीप गर्ग की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, कोई भी आपके पास बुक है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो है अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। एनसीईआरटी के अंदर कंबाइंड ही होगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको पढ़ना है वस्तुओं के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार में बोले तो अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। अंतिम वस्तुएं दो तरीके की होती हैं, उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, पूंजीगत वस्तु क्या होती है। उपभोक्ता वस्तुओं के कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, ये सारा आपको घोल कर पी जाना है। उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, वो कितने तरीके की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तु, पूंजीगत वस्तु, उत्पादक वस्तु को कहते हैं। तो ये सब आपको डिटेल में पी जाना है घोल कर, क्योंकि इनमें से किसी भी दो वस्तुओं के ऊपर या तो डिफरेंस आना है, क्वेश्चन इसका गारंटीड है एग्जाम में आना ही आना है। जैसे अंतिम और मध्यवर्ती में डिफरेंस आ जाता है, उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तुओं में डिफरेंस आ जाता है, टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तु के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो वो आप तब कर सकते हैं जब आपको एक एक वस्तु के रिगार्डिंग डिटेल में पता होगा, या वो आपसे बोलता है कि भाई कुछ एक उदाहरण दे देगा, बोलेगा ये अंतिम है या ये मध्यवर्ती है, इसके बारे में आपको जो है बताना है। तो ये आप तभी कर सकते हो, आपको वस्तुओं के प्रकार के सारे टाइप घोल कर पी जाने हैं, ठीक है जी। चाहे वो एक नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक चीज़ आपको जो है डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक नंबर का, ये एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि निवेश का मतलब क्या होता है। आपको ये ध्यान रखना है, निवेश कह लीजिए या पूंजी निर्माण कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है। निवेश को ही पूंजी निर्माण कहते हैं। इसका अर्थ आपको पढ़ना है सबसे पहली बात तो, कि इसका अर्थ जो है या आपका क्या होता है। ये ओनली 1 मार्क्स में एग्ज़ाम में बहुत बारी जो है पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है अगला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। उसके बाद आपको पढ़ना है माल सूची निवेश जो है। माल सूची निवेश जो है ये आपका क्या होता है, एक तो इसका आपको जो है अर्थ पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर दो तरीके के टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो होता है आपका नियोजित माल सूची, ठीक है। एक तो आता है आपका नियोजित माल सूची, और एक दूसरा इसका टाइप होता है, इसको हम कहते हैं अनियोजित। नियोजित माल सूची और अनियोजित माल सूची, ये आपका क्या होता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मूल्य ह्रास। ये आपका इसका अर्थ आता है डेप्रिसिएशन। इसके कई सारे नाम होते हैं, एक नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बारी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन जो है क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों होता है, उसके कारण। तो प्रत्याशित अप्रचलन वगैरह क्या होता है, अप्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको और क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि जो मूल्य ह्रास के अंदर और पूंजीगत हानि, मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, इन दोनों में क्या अंतर होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि 3 नंबर का आपका बनता है। ये है स्टॉक और प्रवाह, ठीक है जी।
3 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंस, एग्जाम में आता ही आता है। कुछ उदाहरण भी दे देगा, आपको बोलेगा इसको ये बताइए कि ये स्टॉक है या प्रवाह है। तो आपकी बुक में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं आपको वो सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो घोल कर आपको जो है पी जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। इसका जो नाम है ये है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अर्थ पढ़ना है इसका, आपको इसकी मान्यताएं पढ़नी है, ठीक है। आपको इसका जो है क्या कहते हैं डायग्राम, आपको जो है डायग्राम इसका जो है किस तरीके से बनता है वो आपको पढ़ना है। इसका महत्व आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है। ये भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी ये बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है आय के चक्रीय प्रवाह में, एक होता है शरण और एक होता है भरण। तो ये शरण और भरण क्या होता है, इंजेक्शन और लीकेज, ये 3 नंबर का एग्ज़ाम में बहुत बारी आता है, ठीक है। तो आय के चक्रीय प्रवाह को आय का वृत्तुल्य प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार भी आपको पढ़ने हैं। इसके प्रकार में मतलब एक होता है वास्तविक प्रवाह, एक होता है मौद्रिक प्रवाह। प्रकार इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी इंडिविजुअली पूछा जाता है कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, ठीक है जी। तो ये आपको गोल कर पी जाने हैं। आय का चक्रीय प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, इसका डायग्राम, इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई ये इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है, इसका महत्व क्या है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनता है। तो मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं गेन करने हैं। इसके बाद और भी वीडियो आएंगी जिसमें हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्हें टेम्परेरी से पास होना है, लेकिन जिनको डिटेल में पढ़ना है वो भाई चैप्टर वाइज इन क्वेश्चनों को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है ये आपका राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको इसके अंदर पढ़ना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसको आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि कारक आय जो है और हस्तांतरण आय जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि साधन आय और कारक आय एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कारक को ही साधन भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। ये 3 नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है, अदरवाइज़ 1 नंबर में किसी की भी डेफिनेशन आ सकती है। हस्तांतरण आय पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ये कारक आय है या ये क्या है। इसके अलावा एक देश का सामान्य निवासी जो है वो कौन होता है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक देश की घरेलू सीमा जो है ये क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 1 नंबर में बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी के बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चन होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 1 नंबर का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसको राष्ट्रीय आय में ऐड करना है किसको नहीं करना, वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर से वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपका थर्ड टॉपिक, इसको हम थर्ड टॉपिक को जो कहते हैं ये होता है आपका मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, इसमें क्या अंतर होता है, ये 3 मार्क्स में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। और जो है कौन सी जीडीपी जो है कल्याण का अच्छा सूचक होती है, कौन सी जीडीपी अच्छी है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कौन सी जीडीपी कल्याण का जो है अच्छा सूचक है, मौद्रिक वाली या वास्तविक वाली। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। इसमें आता है जीडीपी की सीमाएं। तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जी वास्तविक जीडीपी अच्छी होती है, लेकिन वास्तविक जीडीपी की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। जीडीपी की रचना, जीडीपी का वितरण, बाह्यताएं, गैर मौद्रिक लेन देन, 4 में से गारंटीड है, एग्जाम में आता ही आता है। घोल कर आपको पी जाना है। तो आप ऐसा है टॉपिक जो कि आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। ये फिक्स है, फिक्स जहाँ पे मैं फिक्स बोल रहा हूँ वो फिक्स ही है। तो आपको इसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो और पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एनएफआईए के घटक। एनएफआईए के घटक जो है क्या होते हैं,
3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है NFIA और शुद्ध निर्यात, NFIA और शुद्ध निर्यात, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी 3 नंबर का एग्ज़ाम में बहुत बारी जो है पूछा जा चुका है। ठीक है जी, ये आपको जो है इसके अंदर पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय आय की विधियाँ। तो देखिए विधियों का जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जैसा कि आप जानते ही है, आपको सबसे पहली बात तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों की तीनों विधियों के ऊपर आपको पता ही है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन तीनों की तीनों विधियों के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फिक्स है। और आपको इन तीनों विधियों की जो है ना सावधानियाँ, इन तीनों विधियों की जो है सावधानियाँ आपको पढ़कर जानी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आनी है फिक्स। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वो है इस चैप्टर के अंदर कि भाई दोहरी गणना की जो समस्या होती है, दोहरी गणना की जो समस्या होती है वो क्या होती है, और उसका समाधान कि दोहरी गणना से जो है कैसे बचा जाए। जब हम उत्पाद विधि से क्वेश्चन को करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट होती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बनता है, इसको हम कहते हैं कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है इसका जो है क्या अर्थ होता है, और इसके घटक आपको बताने हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में जो है बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपने सुना होगा प्रचालन अधिशेष, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो प्रचालन अधिशेष होता है, आपको ये ध्यान रखना है, इसी को ही संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, ये इसको कहते हैं। तो एग्ज़ाम में हमेशा यही लिख के आता है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक बताने, घटक। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है इसके घटक आते हैं, घटक। तो जो किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी होता है, आपको पता होते हुए भी आप इसको छोड़कर आ जाते हो। इसके अलावा जो है 1 नंबर का कई बारी पूछा जाता है कि भाई मिश्रित आय जो है ये क्या होती है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। देखिए आय विधि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही तरीके से आय विधि जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों विधियों का न्यूमेरिकल और तीनों विधियों से सावधानियाँ एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भाई किसको जो है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, किसको जो है राष्ट्रीय आय कह लीजिए या घरेलू आय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसको जो है राष्ट्रीय आय में या घरेलू आय में, ठीक है, किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तब हो सकता है जब आपको राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा, जब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जब पता होंगे तो ये आपसे हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो सपोर्ट मटेरियल है ना, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल, तो आपके पास जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है उसके अंदर, आप सपोर्ट मटेरियल को देखिएगा, उसमें 20 पॉइंट है। आप बस ये पढ़ के चले जाइए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन। इससे अलावा इसमें जो है एक भी क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये जो आपको मैंने बताया है ये आपका कंबाइंड राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हम पूछ रहे थे कि सर राष्ट्रीय आय में क्या करें, तो भाई आप जो है राष्ट्रीय आय के अंदर ये कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की।
चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है ये है मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसके अंदर देखिए बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, आपको जो है वस्तु विनिमय का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, वस्तु विनिमय का अर्थ पढ़ना है और वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ आपको जो है पढ़नी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा, ये सीबीएसई में नहीं है टॉपिक, सीबीएसई में ये टॉपिक डिलीटेड है। ठीक है, आपके में नहीं आएगा ये, सीबीएसई को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट को ये पढ़ना है। दूसरा जो फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर जो आना ही आना है, ये है मुद्रा। इसका आपको अर्थ पढ़ना है, मुद्रा क्या होती है और इसके कार्य। जो कार्य हैं बेटा ये फिक्स है, एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे 3 नंबर के। तो कार्य तो जो है आप घोल कर जो है पी जाएंगे कि मुद्रा के कार्य जो हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है इसके अंदर, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वह है मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है इसका अर्थ बताना है और इसके घटक होते हैं। घटक का मतलब क्या होता है? लाइक M1, M2, M3, M4, ये सब मुद्रा की पूर्ति के घटक होते हैं। तो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके में तो केवल M1 है, लेकिन आप सारे ही पढ़ लो, नॉलेज के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये घटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। M1 घटक क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुद्रा की जो पूर्ति है ये कौन करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ठीक है, और भारत में जो है नोट जारी करने के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है? तो मिनिमम रिज़र्व सिस्टम जो है आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम रिज़र्व सिस्टम जो है ये आपका क्या होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये है मुद्रा के प्रकार के ऊपर। ठीक है, मुद्रा के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। एक तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत बारी आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है साख मुद्रा जो है ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और न्यास मुद्रा जो है क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों टाइप की मुद्रा रिपीटेड है, और भी टाइप होते हैं लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ना है। LLTM का मतलब है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और ULTM का मतलब है असीमित विधिग्राह्य। ठीक है, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो मुद्रा वाले चैप्टर से आप जो है ये सारे के सारे टॉपिक जो है पढ़ कर सकते हैं। और भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था होती है। ठीक है, वो क्या होता है ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा आप एक ये भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, आप एक ये भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि मांग जमाए और सावधि जमाए, इसमें जो है क्या अंतर होता है? ये भी 3 मार्क्स में बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप जो है अच्छे से करके जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है ये है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वह है कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्य बैंक। ये मुद्रा का जो सर्जन है ये कैसे करते हैं ये आपको बताना है। मुद्रा का सर्जन, साख का सर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, मुद्रा कह लीजिए या साख कह लीजिए, एक ही बात होता है। इसके आपको न्यूमेरिकल के साथ बताना है, टेबल वगैरह पूरा बना के। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या होती है बेटा? सीमाएं भी आती हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ के जाना है। सीमाएं भी आती हैं कि लिमिटेशन क्या है, कैसे क्या बाउंडेशन है मनी क्रिएशन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीमाएं भी, इसको छोड़ के मत जाइएगा। या आपको ये बताना है कि मनी मल्टीप्लायर जो मुद्रा गुणक जो होता है और जो साख का सर्जन होता है, मुद्रा गुणक और साख का सर्जन, इसके बीच में जो है
इसके बीच में जो है विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध जो है क्यों होता है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है विद न्यूमेरिकल। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बारी जो है पूछा जा चुका है। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक के ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर एक एग्ज़ाम में बहुत बारी आता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक ये पढ़ सकते हो, इसके अलावा एक ये पढ़ सकते हो, ये एक कई बार पूछा जाता है प्राथमिक जमा और गौण जमा जो होती हैं, द्वितीय जमा भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको द्वितीय भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस भी जो है, इसमें डिफरेंस भी जो है कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं एक फ़िक्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जहाँ पे मैं फ़िक्स बोल रहा हूँ वो फ़िक्स ही है। ठीक है, फ़िक्स क्वेश्चन क्या है, ये है आपका, ये है आपका केंद्रीय बैंक के कार्य। ठीक है, इसमें से आपको अगर सीबीएसई की बात करें, नोट जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता, ये चार जो कार्य हैं ये तो आप खोल कर पी जाएंगे। ठीक है, ये बार बार रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और बाकी जो अदर बोर्ड के उनको आपको भाई सारे के सारे केंद्रीय बैंक के कार्य एक फिक्स टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, एक तो केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, और ये जो है मुद्रा की पूर्ति को, मुद्रा की पूर्ति कह लीजिए, मुद्रा की पूर्ति कह लीजिए, या मुद्रा की पूर्ति कह लीजिए, या साख पर नियंत्रण कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है ये। ठीक है, ये मुद्रा की पूर्ति और साख पर नियंत्रण जो है कैसे करता है, कैसे करता है, ये जो केंद्रीय बैंक का क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, और ये कैसे करता है ये बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ा है, एक होते हैं मात्रात्मक उपाय, एक होते हैं गुणात्मक उपाय, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, सीमांत आवश्यकता, नैतिक दबाव, गारंटीड क्वेश्चन है। बड़े से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। बैंक दर रेपो रेट, बैंक दर रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है, पूरा गोल कर पी जाना है। एक भी चीज़ इसके अंदर आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, इसका भी आगे एक चैप्टर आएगा, न्यून मांग और अधिमांग, वहाँ पे भी इसका जो है, वहाँ पे भी इसका जो है यूज़ होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के रिगार्डिंग। हो सकता है ये आपका सब कंबाइंड हो, मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, आप बस लिखते रहिए। ठीक है, बुक आपके पास कोई सी भी है, कोई ऐसा कोई मैटर जो है नहीं करता है। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो है भाई आपका कि समग्र मांग जो है क्या होती है। समग्र मांग का अर्थ आपको पढ़ना है, और समग्र मांग के घटक जो है आपको पढ़ने हैं कि समग्र मांग के घटक जो है ये आपके क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। ठीक है, एक तो आपको पढ़ना है स्वायत्त उपभोग जो है ये क्या होता है, 1 मार्क्स में बहुत बारी पूछा जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या होता है, 1 नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है। समविच्छेद बिंदु कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, या समता बिंदु, 1 नंबर में रिपीटेड है। ठीक है, दोनों के दोनों कई बारी एग्ज़ाम में जो है, कई बारी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं कि भाई ये क्या है। इसके अलावा बेटा आपको पढ़ना है APC, APS, MPC, MPC, MPS, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, बिना इसके तो चैप्टर ही नहीं है ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या संबंध होता है, किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, कौन धनात्मक हो सकता है, कौन ऋणात्मक हो सकता है, कौन जीरो हो सकता है। बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है गारंटीड है, फिक्स, घोल कर पी जाने। ये 4 वर्ड इस चैप्टर का पिलर है, बिना इसके इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो C कैसे निकालते हैं, S कैसे निकालते हैं, APC, APS, MPC, MPC, MPS, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आना ही आना है। ठीक है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल में भी है और ये चैप्टर न्यूमेरिकल में भी है, दोनों में ही ये चैप्टर आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। बेटा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसमें से एक भी टॉपिक जो है छोड़कर नहीं जा सकते हैं, एक भी बोले तो एक भी नहीं।
चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन होता है ना वो वहाँ पे होता है जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I होता है। ठीक है, तो संतुलन निकालने की दो अप्रोचेज़ होती हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका वो होता है बेटा AD इज इक्वल टू AS दृष्टिकोण। ठीक है, AD इज इक्वल टू AS दृष्टिकोण। और दूसरा जो होता है वो होता है बचत इज इक्वल टू निवेश का दृष्टिकोण। ठीक है, दो अप्रोच होती हैं इसके अंदर। तो ये बेटा पूरा चैप्टर ये एक फिक्स है, फिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक ये और एक 8वां 7वां और 8वां। ठीक है, आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है जो AD और AS अप्रोच होती है ना, आपको ये ध्यान रखना है, इसी को ही प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रभावी मांग का सिद्धांत जो है इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिख के आ जाए तो ये एक ही चीज़ है, संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ AD इज इक्वल टू AS होता है। पूरा आपको बताना है अर्थ डायग्राम कैसे बनेगा। और बेटा इसके अंदर आपको ये बताना है जब AD ग्रेटर देन AS होता है और जब AD लेस देन AS होता है, अगर ये सिचुएशन हो गई तो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन तो वहाँ पे होगा जब AD इज इक्वल टू AS होगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या परिवर्तन होंगे लाने के लिए, बेटा फिक्स क्वेश्चन है ये, फिक्स एग्ज़ाम में आना ही आना है। ऐसे ही अगर S इज ग्रेटर देन I हो जाए और S लेस देन I हो जाए, अगर ये हो जाए तो भाई बराबर करने के लिए संतुलन क्या करना पड़ेगा, क्या, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स एग्ज़ाम के अंदर जो है आना ही आना है, आप जो है इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा इस वाले के अंदर। एक होता है बेटा C से S फलन ज्ञात करना। ठीक है, और एक होता है S से C फलन, C से S और S से C फलन ज्ञात करना। ठीक है, उसके चरण आपको बताने हैं, चरण और वक्र दोनों। ठीक है, ये 6 नंबर का जो है ना, 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स हॉट्स क्वेश्चन है ये, किस्मत ख़राब जब होती है तो आता है। चैप्टर नंबर 7 आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक ये क्वेश्चन और एक आपको पढ़ के जाना है निवेश गुणक। निवेश गुणक जो है ये क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ आपको पढ़ के जाना है और इसकी प्रक्रिया, निवेश गुणक जो है कैसे काम करता है विद न्यूमेरिकल आपको बताना है। और इसका जो है MPC के साथ और MPS के साथ क्या संबंध होता है, ये भी आपका 3 नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है। ये 3 नंबर का आता है भाई, ये आता है आपका 6 नंबर का। इसकी प्रक्रिया आपको बतानी है कि निवेश गुणक जो है इसमें तालिका वगैरह बना के आपको जो है पूरा इसका एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अर्थ भी बना डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो, जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करोगे। बेटा चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। और अब आती है चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये भाई इस चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र के जो हैं पिलर हैं। ठीक है, बिना इसके तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है इसके अंदर, वो आपको पढ़ना है इसके अंदर कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, इसका अर्थ आपको पढ़ना है। 1 नंबर में गारंटीड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर कई बारी जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तो ऐच्छिक वाली पढ़नी है और एक आपको अनैच्छिक वाला जो है पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एक ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ऐच्छिक एक अनैच्छिक, ये 1 नंबर का है। इसके अलावा एक आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है आपका क्या कहते हैं, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। और इसी तरीके से एक होता है आपका यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश। ठीक है, इसका अर्थ आपको पढ़ना है। 4 वर्ड होते हैं, ये 4 वर्ड होते हैं, इसका क्या मतलब होता है ध्यान। तो बेटा प्रत्याशित को आप नियोजित भी कह सकते हो। ठीक है, नियोजित एक्सपेक्टेड कहते हैं इसको। और यथार्थ को जो है आप वास्तविक भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही चीज़ होती है। तो इसके अर्थ आपको पढ़ने हैं।
ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है। और ये चैप्टर अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें आपको जो है देखिए, एक तो होता है न्यून मांग, जो है ये क्या होती है, ठीक है। न्यून मांग कह लीजिए आप, न्यून मांग कह लीजिए, या आप जो है अविस्फीतिक अंतराल कह लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। एक तो आपको इसका पढ़ना है अर्थ, आपको इसका पढ़ना है, इसका वक्र आपको पढ़ना है, इसके कारण आपको पढ़ने हैं, इसके परिणाम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसका समाधान आपको पढ़ना है कि भाई कैसे होगा। तो ये जो समाधान है ना, जो अभी हम केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति और साख को कैसे नियंत्रित करता है, वही इसका समाधान है। CRR, SLR, रेपो रेट, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर फिर एक होता है अधिमांग, एक होता है न्यून मांग, एक होता है अधिमांग। अधिमांग कह लीजिए, अधिमांग कह लीजिए, या आप स्फीतिक अंतराल कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इसका अर्थ आपको पढ़ना है, वक्र आपको पढ़ना है, कारण, परिणाम, समाधान सब। समाधान का मतलब क्या होता है, न्यून मांग और अधिमांग की समस्या कैसे ठीक होगी। तो एक जो होता है इसको हम कहते हैं राजकोषीय उपाय कह लीजिए, या राजकोषीय नीति कह लीजिए, ठीक है। और एक होता है आपका मौद्रिक उपाय कह लीजिए, या मौद्रिक नीति कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है भाई घोल कर पी जाना है। ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। को पूरा चैप्टर ये आपका पिलर है समष्टि अर्थशास्त्र का, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। बिना इसके तो समष्टि अर्थशास्त्र है ही नहीं, अधूरी है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के रिगार्डिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के रिगार्डिंग सरकारी बजट इसका नाम है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सरकारी बजट के उद्देश्य के बजट क्यों बनाया जाता है। जिसके अंदर आपको जो पढ़ना है बेटा, एक तो आपको पढ़ना है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ठीक है, और संसाधनों का पुनः आवंटन। ये दो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, रिपीटेड एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, और पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन तीन में से जो है ना कोई एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में गारंटीड है, आता ही आता है, ठीक है जी। इसके अलावा गैर कर राजस्व इसका क्या अर्थ होता है, और इसके स्रोत, गैर कर राजस्व के स्रोत सरकार को टैक्स को छोड़कर और जो है कहाँ से पैसा जो है सरकार को मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसको कहते हैं बजटीय घाटा। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। पूरा कॉन्सेप्ट, 3 तरीके के घाटे होते हैं। पहला होता है राजस्व घाटा, दूसरा जो होता है ये होता है आपका राजकोषीय घाटा, और तीसरा जो होता है ये होता है आपका प्राथमिक घाटा। इन तीनों घाटों का पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए, इन तीनों घाटों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन तीनों घाटों का आपको प्रभाव पता होना चाहिए, इम्प्लीकेशन, ठीक है। और इनके उपाय आपको पता होने चाहिए कि ये भाई कैसे ठीक होंगे। ये बेटा गारंटीड क्वेश्चन है। अर्थ भी, फॉर्मूला क्यों, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तीनों घाटे निकाल लिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है इस पर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा निकालिए। ये तो आप गोल कर पी जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका सरकारी बजट वाला चैप्टर, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपका था भाई चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 10 के रिगार्डिंग इसका नाम है विदेशी विनिमय दर, ठीक है, इसका नाम है विदेशी विनिमय दर। तो ये देखिए, एक तो होती है स्थिर विनिमय दर, एक होती है आपकी स्थिर विनिमय दर,
एक तो आपको इसका अर्थ पढ़ना है, ठीक है, अर्थ पढ़ना है, लाभ पढ़ने हैं, हानि पढ़ने हैं, अर्थ लाभ हानि। दूसरा आपको जो पढ़ना है वो होती है लचीली विनिमय दर, ठीक है, लचीली विनिमय दर में अर्थ पढ़ना है, लाभ पढ़ने हैं, हानि पढ़ने हैं, और प्लस इसमें निर्धारण कैसे होता है लचीली विनिमय दर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, कैसे निर्धारण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम से आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, प्रबंधित तरणशीलता, प्रबंधित तरणशीलता जो है ये क्या होती है, ये थर्ड टाइप होता है इसका विदेशी विनिमय दर का, ठीक है, इसका अर्थ आपको पढ़ना है, इसको गंदी तरणशीलता भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, इसके अलावा इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एक जो होता है इसके अंदर। इसके अलावा इस चैप्टर के जो पिलर हैं 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स क्या है, एक वर्ड होता है मूल्यह्रास जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक होता है वर्ड मूल्य वृद्धि जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं, एक होता है अवमूल्यन जिसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, और एक होता है आपका अधिमूल्यन जिसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। भाई इसका अर्थ और इन चारों में आपस में किसी में भी अंतर पूछा जा सकता है, जैसे कि इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, कुछ भी आ सकता है, आपको ये घोल कर पी जाना है ये चारों वर्ड जो है क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, इसके जो है स्रोत, लोग मांग क्यों करते हैं और विदेशी विनिमय के स्रोत, ये 1 नंबर का जो है कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का आता है कई बारी, बताइए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन ये है कि विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय दर में विपरीत संबंध जो है ये क्यों होता है। हॉट्स क्वेश्चन है ये, हॉट्स। बिल्कुल इसी तरीके से विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय दर के बीच में प्रत्यक्ष संबंध जो है ये आपका क्यों होता है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये बेटा ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है इसके अंदर ये है आपका विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, एक तो आपको इसके अर्थ पढ़ना है, इसके कार्य आपको पढ़ना है, और एक होता है इसके अंदर वायदा बाजार और एक होता है इसके अंदर चालू बाजार। तो वायदा बाजार और चालू बाजार ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अभी सीबीएसई में ये टॉपिक डिलीट है, ठीक है, लेकिन बाकी स्टूडेंट को पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई में ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो आप इसको जो है छोड़ के जा सकते हो, लेकिन ऊपर के जो मैंने 7 के 7 टॉपिक बताए हैं वो आपको घोल कर पी जाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है ये है भुगतान शेष, बीओपी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है भाई बीओपी जो है, बीओपी क्या होता है, ठीक है। एक तो हमें इसका अर्थ आपको पढ़ना है और एक इसके घटक आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये है भाई आपका चालू खाता जो है ये क्या होता है, एक तो इसका अर्थ आपको पढ़ना है, एक इसके घटक आपको पढ़ने हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका पूंजी खाता जो है क्या होता है, इसका अर्थ आपको पढ़ना है, इसके घटक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका स्वायत्त मदें और समायोजक मदें। स्वायत्त मदें और समायोजक मदें क्या होती हैं, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसमें से बेटा कोई एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। चालू खाता, पूंजी खाता, भुगतान शेष, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं ये आपको जो है पता होना चाहिए। और आपको एक क्वेश्चन और है
कि भुगतान शेष जो होता है, भुगतान संतुलन, वो क्या सदा संतुलित रहता है क्या? वो सदा संतुलित रहता है, ये आपसे वो पूछ सकता है कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजैक्शन जो है ये आपके क्या होते हैं, ये क्या है, ये आपको जो है बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपका मैंने पूरी बुक के, अच्छा एक क्वेश्चन और रहेगा इसके अंदर। ठीक है, एक होता है बेटा क्वेश्चन इसके अंदर बीओपी वर्सेस बीओटी, इसमें जो है क्या अंतर होता है। ये 3 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, और इसके अंदर आजकल एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि किस मदों को कौन सी मद जो है चालू खाते में जाएगी, कौन सी मद जो है पूंजी खाते में जाएगी, डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी, कौन सा आइटम कहाँ पर रिकॉर्ड होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा। CBSE में आजकल ये क्वेश्चन बहुत बारी आ रहा है, तो ये आपको तब पता होगा जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे कि चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, बीओपी, स्वायत्त मदें, स्वप्रेरित मदें, ये सब जब आपको पता होगा तो ही हो पाएगा। और ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि भुगतान शेष सदा संतुलित रहता है, ये क्या है। ठीक है, इसके अलावा अदर बोर्ड के स्टूडेंट ये भी पढ़ सकते हैं कि बीओपी के असंतुलित के कारण क्यों बीओपी डिसबैलेंस होता है और उसके उपाय, उसका समाधान। ठीक है, ये CBSE के लिए नहीं है, अदर बोर्ड के लिए है। ठीक है, अदर बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन CBSE में नहीं आएगा। अदर बोर्ड के स्टूडेंट जो है वो ये पढ़ सकते हैं कि ये कैसे संतुलित होता है। ठीक है, बाकी बेटा इसके अंदर आपको जब आप पढ़ोगे तो BOT 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है संतुलित, एक होता है घाटा, एक होता है बचत। ठीक है, BOT 3 तरीके का होता है, BOP भी 3 तरीके का होता है, संतुलित, घाटा, बचत। ठीक है, ये सब जब आप पढ़ोगे, और चालू खाता भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, संतुलित, घाटा, बचत, और ऐसे ही पूंजी खाता जो है ये भी 3 तरीके का होता है। क्या कहते हैं, संतुलित, घाटा, बचत सॉरी, ये चारों 3 तरीके के होते हैं। तो CBSE में आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा, इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा, ये अगर बचत का चल रहा है तो ये भी बचत होगा। तो इन सब का आंसर आपको ध्यान रखना है ना है बेटा, घाटे को प्रतिकूल भी कहते हैं और बचत को अनुकूल भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको अनुकूल भी कहते हैं और घाटे को प्रतिकूल भी कहते हैं। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा, इसमें सरप्लस है तो उसमें भी सरप्लस होगा, सबका आंसर नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये CBSE के लिए। ठीक है जी, इससे बाहर बेटा आपका एक भी पेपर नहीं आना, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। आप किसी भी साल इस वीडियो को देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए, आप गारंटीड है बहुत ही अच्छे मार्क्स समष्टि के अंदर जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो यहाँ पे जो था ना आपका ये जो आपका ये था क्या कहते हैं, ये वाला न्यून मांग और अधिमांग वाला, इससे बेटा एक क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा फिक्स आना ही आना है न्यूमेरिकल। ठीक है, कैसा न्यूमेरिकल आता है कि संतुलन पर ये निकाल, जैसे कि संतुलन पर y निकाल, संतुलन पे c निकाल, संतुलन पे s निकाल, c बार निकाल, k निकाल। ठीक है, डेल्टा i निकाल, डेल्टा y निकाल, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं संतुलन पर। ठीक है, संतुलन वाले पे ये गारंटीड है CBSE के अंदर भी और अदर बोर्ड में भी 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर जाइएगा बेटा। चैप्टर नंबर 8 फिक्स चैप्टर है, फिक्स स्कोरिंग, और चैप्टर नंबर 7 स्कोरिंग है, ये अच्छे से करके जाइएगा आप। ठीक है, राष्ट्रीय आय और आय और रोजगार का निर्धारण मैंने आपको डिटेल में पूरा चैप्टर बता दिया है। ठीक है, आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये मैंने उनके लिए बताया जिनको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, बहुत ही अच्छा। जुगाड़बाजी वाला जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये 5-10 पड़ जाए, बस इसी में हो जाएगा कल्याण। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए चैप्टर वाइज जैसा मैंने आपको बताया है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।